इसराइल ने 1.5 साल तक गाजा में बम्बार्डमेंट करने के बाद भी सीज फायर नहीं किया। नेतन्याहू ने 5 न्यूक्लियर बम के बराबर वॉरहेड गाजा में गिराने के बाद भी सीज फायर नहीं किया। आईडीएफ चीफ ने 60,000 सिविलियंस को मार दिया, जिसमें 26,000 बच्चे और औरतें शामिल थे। इतना बड़ा मैसेकर करने के बावजूद भी उन्होंने सीज फायर नहीं किया। सिटीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, हर चीज पे बम्बार्डमेंट करने के बावजूद भी, उनको खंडर बनाने के बावजूद भी सीज फायर नहीं किया गया। वो इजराइल जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की भी नहीं सुनता, वो इजराइल जो यूएन के प्रेसिडेंट के गाजा को वॉर को कंडेम करने के बावजूद भी उनको नहीं सुनता और यूएन के प्रेसिडेंट पे एक बैन लगा देता है, उनको अरेस्ट करने की धमकी देता है, वो इजराइल सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के एयर स्ट्राइक्स के एक्सचेंज के बाद ईरान के साथ सीज फायर करने को तैयार हो जाता है। जून 2025 सुबह के 3 बजे इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की और उसके मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट्स और सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया राइज ऑफ लायंस ऑपरेशन। इजराइल को ये नहीं पता था कि जिन लायंस को वो तैयार कर रहे हैं वो ईरान के हंटर के आगे सर्कस के लायंस नजर आएंगे। जल्दी ईरान ने रिटेलिएट किया, लेकिन ईरान की तरफ से किए गए हमले की सभी ज़्यादातर मिसाइल्स को इजराइल के कॉम्प्लेक्स एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा जैसे सिटीज़ में जाकर गिरी और वहाँ पे धमाके देखे गए, जिसको ईरान ने नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इजराइल के पहले ही दिन के अटैक में ईरान के 78 लोग मारे गए और 820 घायल हो गए, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे और 2 बड़े चीफ कमांडर्स भी। नेतन्याहू ने फिर से इसे एक एक्ट ऑफ डिफेंस कहा, जबकि ईरान ने तो अटैक पहले किया ही नहीं था। वर्ल्ड 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे इजराइल, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज और दूसरी तरफ थे ईरान, रशिया और चाइना। रशिया ने ईरान के डिफेंस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तक प्रोवाइड करने की बात कही। वो ट्रंप जिन्होंने अपनी जनता को प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी तरीके की वॉर्स में एंगेज नहीं होंगे और अमेरिका को फर्स्ट अगेन बनाएंगे। लेकिन 22 जून की रात को अमेरिका इजराइल के प्रेशर में आके अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजकर ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर देता है, जिसमें वो ज़बरदस्त बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल करता है, जिनका वज़न 13,600 किलो का है। इस ऑपरेशन को अमेरिका नाम देता है मिडनाइट हैमर। लेकिन ये हैमर का जवाब हैमर के साथ ईरान हैंड टू हैंड देता है अमेरिका को, इराक, सीरिया और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कतर के एयर बेस पे मिसाइल स्ट्राइक्स करके। 12 दिन चले इस लंबे वॉर में इजराइल अपने 5 की मिलिट्री बेसिस को खो देता है, वो भी प्रिसीजन ईरानियन स्ट्राइक्स के थ्रू। थार्ड, आयरन डोम, डेविड सिलिंग जैसे डिफेंस सिस्टम में उसके $1.5 बिलियन खराब हो जाते हैं, पानी हो जाते हैं। डजन्स ऑफ F-16 और F-35 जेट्स को नुकसान पहुंचता है। B-2 बॉम्बर्स के डैमेज होने की भी खबरें आती हैं। 19 IDF यूनिट्स के ईरानियन स्ट्राइक्स में मार जाने की खबर आती है। 100 से ज़्यादा आर्म्स व्हीकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ तक ईरान की स्ट्राइक्स में 28 इजरायली मारे जाते हैं, 3,000 जख्मी हो जाते हैं, जबकि 3,238 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। 9,000 लोग अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जबकि 33,000 स्ट्रक्चरल डैमेजेस रिपोर्ट किए गए। वहीं दूसरी तरफ 12 दिन चली इस वॉर में ईरान के 610 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 49 वुमेन और 13 बच्चे हैं। 4,746 लोग इंजर्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियर साइट्स को भी भारी नुकसान पहुंचता है। अमेरिका ने दावा किया कि उसके B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बिल्कुल तबाह कर दिया है।
जबकि ईरान ने माना कि न्यूक्लियर साइट्स को सिर्फ नुकसान पहुंचा है। तबाही की वजह से इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तमाम शहरों में बुरी तरह तबाही के मंजर नजर आने लगते हैं। शहरों की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स को भारी नुकसान होता है, जिनकी भयावह तस्वीरें सामने आती हैं जो इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे मंजर और तबाही को देखते हुए आखिरकार इजराइल को सीज फायर करना ही पड़ता है।